सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है लेजिस्लेटिव यानी व्यवस्थापिका। ये हमारी चर्चा का आज टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दरअसल लेजिस्लेटिव का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये बात करेंगे अपन। ये जो टॉपिक है लेजिस्लेटिव व्यवस्थापिका का, ये बीए फर्स्ट ईयर और एमए प्रवेश के अंदर जो पुस्तक चलती है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के जो भी विद्यार्थी उन सब के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं कि हम देखें व्यवस्थापिका के कार्य क्या होते हैं, व्यवस्थापिका होती क्या है। आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सबसे पहला है व्यवस्थापिका, जिसका काम है कानून बनाना। कार्यपालिका, जिसका काम है उन कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका, जिसका काम है कानूनों की व्याख्या करना और अभियोगों का निर्णय करना। C.F. स्ट्रोंग ने कहा था कि आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका अथवा कानून बनाने वाली संस्था ही होती है। विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों में से जाना जाता है। इंग्लैंड और भारत में इसे संसद कहा जाता है, जापान में डाइट और अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। चीन की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्विट्जरलैंड में इसे राष्ट्रीय सभा कहते हैं, यानी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में संसद कहते हैं, इंग्लैंड में पार्लियामेंट बोल देते हैं, जापान में डाइट, अमेरिका में कांग्रेस, चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय जनवादी लगा दिया उन्होंने, और स्विट्जरलैंड में इसे राष्ट्रीय सभा। यानी अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। ये क्वेश्चन बच्चों छोटा पूछा जाता है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है डाइट कहा जाता है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, ठीक है। और चीन के अंदर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ जाता है। आधुनिक समय में जो नियम निर्माण का कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन सबको व्यवस्थापिका कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा से नियम निर्माण का काम केवल संस्थाएं करती रहती हैं। जब प्राचीन समय था तो उस समय विधायिका और कार्यपालिका के कामों में कोई भेद नहीं होता था। बाद में जब लोकतंत्र का विकास हुआ तो सरकार के अंगों को भी अलग अलग किया गया और अलग अलग उनके कार्य निर्धारित किए गए। तो कहने का मतलब ये है, भारत के अंदर तो प्राचीन समय में राष्ट्रीय सभा हुआ करती थी, सभासद होते थे, तो एक संस्था हुआ करती थी नियम निर्मात्री, जिसमें राजा उन अपने सभासदों और मंत्रियों से परामर्श करके नियम बनाता था। लेकिन उस समय अलग अलग पृथक्करण नहीं था, कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का, न्यायपालिका का। ये एक आधुनिक समय में इसका विकास ज़्यादा हुआ है। अगर हम देखें तो व्यक्तियों को कोई प्रतिनिध्यात्मक आधार नहीं रखते हुए भी शासक को नियम निर्माण में परामर्श, सहायता और प्रेरणा देने का कार्य करते हैं, उन्हें व्यवस्थापक कहा जाता है। मोटे अर्थ में व्यवस्थापिका का रूप प्रतिनिध्यात्मक हो ये जरूरी नहीं है। व्यवस्थापिका उन्हीं निकायों को कहा जा सकता है जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित समाज के लिए कानून बनाने और नीति संबंधी निर्णय लेने की वैध सत्ता रखते हैं। व्यवहारवादियों ने कहा है कि विधानमंडल समाज विशेष के लिए मूल्यों के आधिकारिक वितरण करने की शक्ति से युक्त एक संगठन है। यानी अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे C.F. स्ट्रोंग ने कहा है कि आधुनिक युग में सरकारों में व्यवस्थापिका लोकतंत्र के चढ़ते जवार के अनुपात में उभरती गई है। अब अपन बात करते हैं व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। कर्टिस कहते थे कि प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से नियम निर्मात्री संस्थाओं का स्थान और महत्व इंग्लैंड की सर्वोच्च सत्तात्मक संसद से लेकर पूर्व सोवियत संघ की गैर सर्वोच्च सत्तात्मक सुप्रीम सोवियत तक, या शक्तिशाली अमेरिकी कांग्रेस से लेकर स्पेन की शक्तिहीन कार्टेज तक अलग अलग है। यानी इनका कार्य हर देश के हिसाब से अलग अलग है। मोटा मोटा इनका कार्य होता है कानून बनाना, लेकिन इसके कुछ अन्य कार्य क्षेत्र भी होते हैं। आज जिस तरह से कार्यपालिकाएं शक्तिशाली हो गए, जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली हो गया है, भारत में प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर, जापान के अंदर भी प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली हो गए हैं। तो उन्हीं सबको देखते हुए आजकल व्यवस्थापिका को लोग जो है, कार्यपालिका का जो कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, तो लोग आजकल व्यवस्थापिका को कहते हैं रबड़ की मोहर, बातों की दुकान, कठपुतली निकाय, धोखाधड़ी की दिखावटें, ये सब कहने लगे हैं। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी आज भी व्यवस्थापिका अनेक कार्यों को जो है संपूर्ण करती है। तो मोटे रूप से व्यवस्थापिका 2 प्रकार के कार्य करती है। पहला परंपरागत अथवा सरकारी कार्य, और दूसरा आधुनिक अथवा राजनीतिक कार्य। अगर हम देखें परंपरागत कार्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो कार्य है परंपरागत में विधायी कार्य, यानी कानून बनाना, इसलिए इसे नियम बनाने वाला विभाग कहते हैं। रेनॉल्ड ने लिखा है कि आधुनिक विधानमंडल एक प्रकार से वे कारखाने हैं जिनका काम कानून का निर्माण करना है। यहाँ लोकमत नाम के कच्चे माल को प्रस्ताव, नीतियों और कानून को प्रणीत किया जाता है।
विधानमंडलों में ही विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, उन पर बहस की जाती है, फिर उन्हें बिना किसी संशोधन सहित या उसके बिना पास किया जाता है या उन्हें अन्य किसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे अधिकांश देशों में जहां विधायी व्यवहार का लोकतंत्र है, ये बात आम है कि विधेयक के 3 वाचन होते हैं और उन हालात में विधेयक को समितियों को सौंपा जाता है ताकि उन पर विस्तार से चर्चा हो सके। कहने का मतलब ये है कि कानून निर्माण इसका सबसे प्रमुख कार्य है। आज आलोचकों का कहना है कि आजकल दलीय अनुशासन बढ़ गया है, पार्टी पॉलिटिक्स बढ़ गई है, प्रशासनिक जटिलताएं भी बढ़ गई हैं, तो इसके कारण आज कार्यपालिका ये कार्य ज़्यादा करने लगी है। ब्रिटेन में भी जितने भी सारे महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो कार्यपालिका स्रोतों से आते हैं। व्यक्तिगत या निजी जो विधेयक हैं वो बहुत कम होते हैं। 1967-68-70 की बात की गई है कि 63 सरकारी विधेयक सफल हुए, लेकिन व्यक्तिगत सदस्य जो निजी विधेयक थे उनके 75 में से केवल 13 को ही स्वीकृति मिल पाई। ऐसे भी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें जो विधेयक पेश होते हैं उसमें से 80% सरकार की तरफ से आते हैं। भारत के अंदर भी 95% के जो विधेयक होते हैं वो सरकारी विधेयक होते हैं जो कानून बन पाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कई बार निजी विधेयक यदि पास भी हो गया तो फिर उसके अंदर जो कार्यपालिका का जो देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो उस पर वीटो कर देता है। विपक्षी दलों द्वारा भी अनावश्यक देरी कर दी जाती है। बाधा डालने, रोक लगाने के लिए समापन, गिलोटिन और स्थगन जैसे उपक्रम काम में लिए जाते हैं। इसके कारण क्या हो गया, व्यवस्थापिका का जो रोल था कानून निर्माण का वो आज धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। उसमें भी फ्रंट सीट के ऊपर कार्यपालिका आ गई है। कार्यपालिका ड्राइविंग पोजीशन में आ गई है, क्योंकि सरकारी विधेयक वो होते हैं जिनको कोई मंत्री पेश करता है। मंत्रिमंडल के एक सहमति से विधेयक का प्रारूप तैयार होता है, कोई मंत्री उसको पेश करता है तो विधेयक सरकारी होता है, यानी कार्यपालिका की तरफ से आता है। तो ज़्यादातर विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं और जो निजी विधेयक होते हैं वो पेश भी हो जाते हैं तो पारित नहीं हो पाते। अगर कोई पारित भी हो जाए तो उस पर वीटो का प्रयोग कर दिया जाता है। तो बहुत कम प्राइवेट विधेयक जो है, निजी विधेयक है, वो कानून बन पाते हैं। ज़्यादातर सरकारी विधेयक होते हैं, सरकार की तरफ से आते हैं, कार्यपालिका की तरफ से आते हैं। दूसरा है वित्तीय कार्य। दरअसल जो बजट पेश करने का काम तो कार्यपालिका करती है, लेकिन उस बजट को पारित करने का काम, अनुदान की मांगों पर चर्चा, उस बजट के अंदर कमी या बढ़ोतरी करने का, कटौती का काम करना या बजट के अंदर बढ़ोतरी करना, या आगामी आय व्यय के जो हैं खर्चे के अनुमान जो हैं उनको स्वीकृति देना, ये सारे के सारे काम व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। प्रत्येक साल के प्रारंभ में देश का वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करता है, जिसमें नए कर लगाए जाते हैं या पुराने करों की दरों को संशोधित किया जाता है या समाप्त किया जाता है। कहा जाता है कि बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के 1 पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। एलन बार्न ने कहा है, किसी विधायिका के पास सरकार को खर्च करने के लिए धन देने का जो अधिकार होता है वो एक ऐसा परंपरागत अधिकार है जिससे विधायिका सरकार की नीतियों पर कुछ नियंत्रण लगाने में समर्थ होती है। जो बहुत स्वतंत्र विधायिका होती हैं उनमें वित्तीय नियंत्रण द्वारा नीति प्रभावित करने की सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखी जाती है। जैसे एक तो ये प्रोसेस बहुत जटिल होती है, कार्यविधि बहुत जटिल होती है। फिर दूसरा, फाइनेंशियल मामलों के अंदर स्पेशलिस्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और विधायिका के सदस्यों के पास वो स्पेशलिस्ट नॉलेज नहीं होता है। विकासशील राज्यों में एक ऐसे नए देश हैं जहां ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं तक मौजूद हैं जिसमें कार्यपालिका जो है अध्यादेश से भी वित्तीय मांगे पारित कर लेती है। तो बजट पारित करने को कहने को तो जो है बजट व्यवस्थापिका करती है, विधायिका करती है, संसद करती है, लेकिन वास्तव में सही है कि बजट के अंदर भी सरकार का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। सरकार अपने बहुमत के दम पर विधायिका से बजट पास करवा लेती है। जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने जरूर कई बार स्थिति ऐसी खड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका में से न तो चुनी जाती है और न व्यवस्थापिका में बहुमत दल के नेता वहाँ राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में जरूर ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन भारत में सरकार बहुमत के दम पर उसको पास करवा लेती है। कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें से तो जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारे के सारे व्यवस्थापिका में से चुने जाते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री वो बनता है जिसको लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत दल, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा में, वो दल जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो अपना जिसको निर्वाचित करता है, जिसको मानता है कि इसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद अपनी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वो जब तक सत्ता में बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा के अंदर विश्वास मत हासिल है। ऐसा इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो तब तक सत्ता में रहते हैं जब तक उन्हें इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स का में उनको बहुमत प्राप्त होता है। तो सामूहिक रूप से जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
इसके अलावा विधायिका बहुत सारे उपायों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। जैसे अमेरिका के अंदर वहाँ की जो सीनेट है वो राष्ट्रपति के द्वारा जितनी नियुक्तियाँ की जाती हैं उन पर सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा सकता है। सीनेट मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण की जांच कर सकती है। संसदात्मक शासन प्रणाली के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, प्रश्नकाल है, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव है। इन सब के माध्यमों के माध्यम से जो है सरकार को नियंत्रित किया जाता है। अमेरिका की यदि बात करें तो अमेरिकी कांग्रेस ने 1868 में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे एंड्रू जॉनसन उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग किया, और लेकिन जब वोटिंग हुई तो वो केवल एक मत से बच पाए। 1974 में राष्ट्रपति निक्सन के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई को प्रारंभ किया, लेकिन वो इस्तीफा देकर बच गए। इंग्लैंड में के प्रधानमंत्री एटली का 1949 में, ईडन का 1957 में और मैकमिलन का 1963 में अपने पद को छोड़ देना इस बात की पुष्टि करता है कि संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण कर रखने का प्राधिकार है। जर्मनी की बात करें तो 1966 में पश्चिमी जर्मनी के जो चांसलर थे एरहॉर्ड, उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इससे ये कि वहाँ की जो जर्मनी की जो संसद है जिसे बुंडेस्टॉग कहा जाता है उसका सरकार पर पूरे नियंत्रण है। भारत की बात करें तो भारत में 1979 में प्रधानमंत्री पद से मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दिया, फिर चरण सिंह जी ने त्यागपत्र दे दिया। 1990 में वीपी सिंह विश्वास मत हासिल करने में असमर्थ रहे, इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा। 1997 में एसडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि उन्हें लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया था। इसी प्रकार वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उन्हें विश्वास हासिल नहीं था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि संसद के विश्वास पर ही ये सत्ता में बने रह सकते हैं। न्यायिक कार्य क्या है? आमतौर से विधायिकाओं को न्यायिक कार्य नहीं प्रदान किए जाते, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे न्यायिक प्रकृति के कुछ कार्यों का संपादन किया जाता है। जैसे ब्रिटेन की लॉर्ड सभा जो है वो देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर कांग्रेस का ऊपरी सदन सीनेट महाभियोग की न्यायालय की भांति सुनवाई करके निर्णय करता है। भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग पर इसी तरह की सुनवाई व निर्णय की व्यवस्था संसद करती है। तो कुछ न्यायिक प्रकृति कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं। जैसे ब्रिटेन के अंदर तो लॉर्ड सभा जो है वही सर्वोच्च अपील का न्यायालय है, ठीक है। महाभियोग हटाने की प्रक्रिया चाहे भारत की हो, अमेरिका की हो, संसद की भूमिका होती है। स्विट्जरलैंड की जो राष्ट्रीय सभा होती है उसे संविधान की व्याख्या का अधिकार भी दिया गया। ये सारे न्यायिक प्रकृति के कार्य हैं, लेकिन हमारा मानना है कि विधायकों को न्यायिक कार्य नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि उनका निर्वाचन न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए नहीं किया गया। जनता ने विधानसभाओं को इसलिए चुना है, विधायकों को इसलिए चुना है ताकि वो कानून बनाने का काम कर सके। अगर वो न्यायिक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से शक्ति का दुरुपयोग है। इसके अलावा इसके द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इजराइल के अंदर इजराइल का राष्ट्रपति वहाँ की संसद के द्वारा चुना जाता है। अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को उस स्थिति में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुई। ये खास बात है। मान लीजिए अमेरिका के चुनाव में ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में वहाँ का जो प्रतिनिधि सदन है वही राष्ट्रपति चुनता है। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो संसदें हैं वो ब्रिटिश संप्रभु को 3 नामों की सिफारिश करती हैं और उनमें से एक को गवर्नर जनरल का कार्यभार संभालने के लिए नामित किया जाता है। कई देशों में विधायिकाएं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के चुनाव का अनुमोदन करती हैं। जैसे भारत के अंदर क्या है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाता है जो संसद के सदस्य हों। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद के लिए जिन व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, यद्यपि राष्ट्रपति अपने मंत्री अमेरिका में चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन सीनेट के द्वारा उनकी नियुक्ति का समर्थन किया जाना आवश्यक है। इजराइल के अंदर मंत्रिमंडल के सदस्यों की पूरी सूची ही संसद के द्वारा अनुमोदित की जाती है। स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली में फेडरल काउंसिल के 7 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जापान में सम्राट द्वारा जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर मनोनीत किया जाता है उसका डाइट द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। तो ये निर्वाचन संबंधी कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं। संविधान संशोधन संबंधी कार्यों की यदि हम बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान में संशोधन करने का। विधायिकाएं जनसंप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः यदि संविधान जन इच्छा क्रियान्वयन में बाधा बनने लगे तो उसमें संशोधन का अधिकार व्यवस्थापकों के पास ही रखना तर्कसंगत है।
संशोधन का ये अधिकार कुछ देशों के विधानमंडलों को आंशिक रूप से प्राप्त है, तो कुछ देशों में विधानमंडल को संशोधन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाता है। इंग्लैंड की संसद जब चाहे तब संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि वहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के लिए। यानी इंग्लैंड की जो संसद है वो बहुत पावरफुल होती है। वो संविधान में संशोधन, वहाँ एक्चुअली तो अभिसमय से शासन है, लेकिन किसी चीज़ को बदलना हो तो साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है और उसकी सर्वोच्च न्यायालय में, वहाँ के न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विधायिका को संशोधन का आंशिक अधिकार प्राप्त है। संशोधन के आंशिक अधिकार से अभिप्राय कि संशोधन में विधानमंडल के साथ अन्य संस्थाएं भी जुड़ी रहती हैं। भारत में भी संविधान संशोधन का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। परंपरागत अर्थ में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये सुसंगठित विधायिका कार्य है सरकार की नीतियां और प्रस्ताव तैयार करना, उनका विश्लेषण करना, उनकी आलोचना करना, उन्हें स्वीकार और अस्वीकार करना, अंत में जैसा विधायक शब्द का निहितार्थ है उस सीमा तक विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना जो उस क्षेत्र में अब भी संभव है, जो विशेषज्ञ और प्रशासक पर अधिक से अधिक निर्भर है। आज आधुनिक कार्य क्या है? 20वीं शताब्दी के अंदर परिस्थितियाँ बदली, विधायिका की भूमिका और कार्य भी बदल गए और आज हम विधायिका के कार्यों का राजनीतिक आधुनिकरण और राजनीतिक विकास के संदर्भ में विश्लेषण करते हैं। अगर हम राजनीतिक आधुनिकरण और राजनीतिक विकास की अवधारणाओं को दृष्टिगत रखते हुए विश्लेषण करते हैं तो व्यवस्थापिका के ये कार्य हमारे सामने आते हैं। पहला, औचित्यकरण या वैधता प्रदान करने का कार्य। इसका अभिप्राय यह है कि जनता तथा अभिजन में सरकार के शासन करने के नैतिक अधिकार के लिए या तो नियमित और निर्विघ्न रूप से या स्पष्ट और चेतन ढंग से कार्यपालिका के उपक्रम पर विधायी अनुमोदन की छाप लेकर स्वीकृति अथवा समर्थन प्राप्त करना। विधायिका समस्त जनता और अभिजन वर्ग के सरकार के शासन करने के उस नैतिक अधिकार के प्रति व्यापक और गहन भावना उत्पन्न करती है जो अन्यथा उपलब्ध ना हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि विधायक शासन को करने, सरकार का जो शासन करने का जो अधिकार है उस अधिकार को वैधता प्रदान करने का काम कौन करती है? विधायिका करती है। शासन की जो नीतियां हैं उनको वैधता प्रदान करने का काम, जैसे सरकार ने कोई निर्णय लिया, सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, विधेयक पेश किया, उस विधेयक को जब संसद पारित कर देती है तो इस और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये समझ लिया जाता है कि वो कानून बनेगा, यानी वो वैध हो गया है। सरकार की वो नीतियाँ क्या बन चुकी हैं? लीगल बन चुकी हैं, वैधानिक बन चुकी हैं, उसका औचित्यकरण हो चुका है। ये एक सुरक्षा यंत्र का कार्य करती है। विधायिकाएं तनाव कम करती हैं, पुनः आश्वासन प्रदान करती हैं और सरकार की जो नीतियाँ और कार्यक्रम है उस सबसे महत्वपूर्ण है उसके प्रति समर्थन जुटाने का काम करती हैं और वे बाहर जाने के रास्ते का कार्य करती हैं। ये जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति आ जाती है और सामान्य निर्णय निर्माण प्रक्रिया उस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं सुझाती तो अभिजन वर्ग कई बार ऐसे निर्णय के लिए विधायिका की ओर देखते हैं जिससे उस व्यवस्था को गतिरोध की स्थिति से निकाला जा सके। तो यानी सेफ्टी वाल्व का काम करती हैं। सरकार की नीतियों के प्रति समर्थन जुटाने का काम करती हैं। अगर यो लगता है कि जनता व्यापक इसके विरोध में है तो उन विधेयकों को जो है उसी स्तर पर संशोधित कर दिया जाता है, जन अनुरूप बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये सुरक्षा यंत्र का कार्य करती हैं। वो राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में सेफ्टी वाल्व का काम इनका है। प्रतिनिधित्व का कार्य करती हैं। शासकों या प्रतिनिधियों का उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना जिसको उनको शासक बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका अदा की है, यानी जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो संसद के अंदर होते हैं। तो इस कारण विधेयिका से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचकों के आदेश, आवश्यकता और आकांक्षाओं के प्रति उदासीन नहीं रहे, बल्कि नियम निर्माण करते समय वह इस बात का ध्यान रखे। यानी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं न कहीं ये बात संसद में रखते हैं कि हमें जनता ने चुना है और जनता की इच्छा आकांक्षा ये है, तो इसके अनुरूप निर्णय नीतियाँ बननी चाहिए। ये हित स्वरूपीकरण और हित सामूहिकरण का कार्य भी करती है। राजनीतिक व्यवस्था में अनेक लोगों के अनेक हित होते हैं, कई बार उनमें टकराव भी हो जाता है। विधायिका उन हितों को क्या करती है? पूरा करती है, उनकी सुरक्षा करती है और कई बार तो प्रस्तुत करने वाले को धमकी देकर भी सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यानी जो लोगों के जो विभिन्न हित होते हैं उन हितों को समूहीकरण करने और उनको स्वरूप प्रदान करने का कार्य जो है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। कई बार अनुनय विनय किया जाता है, कभी समझौते, कभी समझे बुझाने, कभी कानून बना के ये हितों का समूहीकरण करती है। कई बार किसी विधेयक अनेक मांगों को इनके द्वारा नरम कर दिया जाता है, कई बार उन्हें पूरा करने का वादा किया जाता है, कुछ हितों को पूरा भी किया जाता है, कई उग्र दबाव वाली मांगों को ठंडा किया जाता है। ऐसे करके विधायिका हितों के समूहीकरण का कार्य करने में सफल होती है। इसके अलावा ये राजनीतिक सामाजिकरण और शिक्षण का कार्य भी करती है। जो संसद के अंदर बहस होती है, कोई विधेयक पास होता है, जवाब तलब होते हैं, विवाद होते हैं,
ज़ोर ज़ोर से मांग उठाते हैं विधायक, तो इससे क्या होता है, जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, राजनीतिक प्रशिक्षण भी मिलता है, लोकतंत्र की शिक्षा उनको प्राप्त होती है, विधि निर्माण की प्रक्रिया को उनको पता पड़ता है। तो राजनीतिक सामाजिकरण करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक सामाजिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग राजनीतिक मूल्यों को, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों की आकांक्षाएं क्या है, विश्वास क्या है, आस्था क्या है, संवेग क्या है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के द्वारा को स्थानांतरित करने का कार्य राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा किया जाता है। तो उसके जो वाद विवाद हैं वो समाचार पत्रों में छपते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, लोग संसद की बहस देखते हैं, टीवी पर उसको देखते हैं, तो इससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है। ये पर्यवेक्षण, छानबीन और निगरानी का कार्य भी करती हैं। जैसे इसकी बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, जो कोई विधेयक पेश किया जाता है तो कमेटी के पास जाता है, कमेटियाँ उसकी पूरी छानबीन करती हैं, निगरानी करती हैं, पर्यवेक्षण करती हैं। जैसे लोक लेखा समिति है, अनुमान समिति है, सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति है, पूरक प्रश्नों का मामला है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इनके माध्यम से कार्यपालिका की पूरी चौकसी कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती है। कई बार तो जांच आयोग भी संसद के द्वारा गठित किए जाते हैं। बैंक घोटाले के लिए जेपीसी गठित की गई थी, ये भी एक उसका उदाहरण है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि संसद जो है वो कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसकी चौकसी करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ये गहन छानबीन, पर्यवेक्षण और निगरानी का कार्य भी करती है ताकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे। और क्यों बनी रहे जवाबदेह? क्योंकि व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और उच्च पदाधिकारियों से जवाब तलब करने का अधिकार रखती है ताकि शक्तियों के दुरुपयोग से बचाया जा सके। एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे आता है वो आता है व्यवस्थापिका का अर्थ क्या है और व्यवस्थापिका के विविध कार्य कौन से हैं। तो परंपरागत कार्य भी मैंने आपको बताए और आधुनिक जो कार्य हैं सरकारों के वो भी मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। कोई दिक्कत हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन करने का उचित प्रयत्न मेरे द्वारा किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।